हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं हम। और इसमें जो है हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। जो लास्ट जो चैप्टर 4th है वो उसको स्टार्ट हुए ये 3rd लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 19, 20 और 21 जो आज का है, ये तीनों लेक्चर चैप्टर नंबर 4th के हैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो लेक्चर नंबर 20 था, जो लास्ट लेक्चर, उसके थंबनेल पे मैंने गलती से चैप्टर नंबर 5 लिख दिया, जिसको मैं अभी सुधार दूंगा, टाइम नहीं मिला। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर चैप्टर 5 कैसे, वो चैप्टर 5 नहीं है, उस लेक्चर के अंदर मैंने बोला है कि चैप्टर नंबर 4th है। ओके, तो अभी तक 4th चैप्टर ही चल रहा है। और मांग की कीमत लोच वाला है, यानी कि प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर चल रहा है। लास्ट में हमने प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो है वो श्रेणियाँ करी थी, मांग की लोच की श्रेणियाँ करी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं कि जो कीमत की लोच होती है, यानी कि मांग की जो कीमत लोच होती है, उसको निकालने की विधियाँ क्या हैं, मेथड्स क्या हैं। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच, मांग की जो कीमत लोच है उसको निकालने की विधियाँ या उसको मापने की विधियाँ, मांग की कीमत लोच को मापने यानी कि उसका मेज़रमेंट करने की विधियाँ, कि मांग की जो कीमत लोच है वो कितनी है, यानी कि ईडी है ना, प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको मापने की विधियाँ क्या हैं। तो उसकी विधियाँ 3 हैं। कितनी विधियाँ है उसकी टोटल 3 विधियाँ हैं। पहला है प्रतिशत विधि बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखाया था। तो आनुपातिक या प्रतिशत विधि इसे बोलते हैं। ये पहली विधि है आपकी, ठीक है। फिर सेकंड विधि जो इसके अंदर है, टोटल 3 हैं, ज्योमेट्री विधि और कुल व्यय विधि। 3 विधियां हैं, ज्योमेट्री विधि और कुल व्यय विधि। ये 3 विधियां हैं मांग की कीमत लोच को मापने की। 3 मेथड है इसके, तीनों मेथड के नाम आपको याद होने चाहिए। इसके नोट्स आप बनाते रहना हमारे साथ साथ, वरना क्या होगा, सिलेबस एक दिन पूरा हो जाएगा और उसके साथ में आपके नोट्स भी बन जाएंगे, वरना फिर आपको वापस सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे अपने खुद के नोट्स तैयार करने के लिए। तो आप साथ साथ में करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम यहाँ पर सबसे पहले आनुपातिक यानी कि जो प्रतिशत विधि है उसको करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को हटा देता हूँ। सबसे पहले अपन इसको करेंगे, मांग की कीमत लोच को मापने की जो पहली विधि है आनुपातिक या प्रतिशत विधि, इसको मैं करने वाला हूँ। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखाया था। इसका फॉर्मूला क्या था, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब ईडी यानी कि प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। वो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। वो क्या था, जो मैंने आपको टेस्ट में पूछा था संडे को, जो अपना टेस्ट होता है इकोनॉमिक्स का शाम को 5 बजे, उसमें भी मैंने आपको ये पूछा था। तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन, मांग में आनुपातिक परिवर्तन, वो भी किस में, प्रतिशत के अंदर, ठीक है, बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, और वो भी किस में, प्रतिशत में, ठीक है। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से आप लिख सकते हो, वास्तव में वो यही फॉर्मूला है, लेकिन मांग में आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो वो कैसे निकलता है, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, अपन को लिखना है मांग में परिवर्तन, मांग में, सॉरी थोड़ा छोटा लिख दिया, बड़ा लिख देता हूँ, मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग। अब ये बिल्कुल इजी हो जाएगा सब, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। अभी मैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे, और इसको न्यूमेरिकली कैसे शो करते हैं इसको, तो वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर फिर नीचे कीमत में परिवर्तन
परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी आपको सारे जवाब अभी मिलेंगे, ठीक है। तो मांग में परिवर्तन कब आएगा, मांग में परिवर्तन कब होगा, अगर मैं इसको इंग्लिश में ऐसे शॉर्ट में लिखूं तो अल्फ़ाबेटिकली अगर इसका एक कोई फॉर्मूला बनाएं तो मांग में परिवर्तन कब होगा, जब आपकी जो क्वांटिटी है वो जो अभी चेंज हो गई क्वांटिटी वो, और जो आपकी प्रारंभिक क्वांटिटी थी उन दोनों को अपन देखेंगे। जैसे पहले मांग मेरी थी 250, अभी मेरी मांग हो गई 500, तो परिवर्तन कितना हो गया 250, है ना। जैसे पहले मेरी मांग थी 100, अब मेरी मांग हो गई 300। ये पुरानी वाली मांग प्रारंभिक मांग, क्यों मतलब प्रारंभिक मांग, वो थी 100 और अभी हो गई 300, तो परिवर्तन कितना हो गया 200, तो ये रहा मांग में परिवर्तन। बट्टा अपन करेंगे प्रारंभिक मांग, प्रारंभिक मांग कौन सी है, ये Q, ठीक है, ये हो गया। फिर अपॉन, फिर कीमत में परिवर्तन, वो भी कैसे होगा, आपकी जो नई वाली प्राइस है वो अपॉन जो प्रारंभिक आपकी कीमत है वो अपॉन प्रारंभिक कीमत। ये करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ED, है ना। यानी कि ED का मतलब पता है ना आपको, शुरू से कितनी बार ही बता रखा है मैंने, यानी कि मांग की कीमत लोज यानी कि प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो आपकी आ जाएगी। अब इन सब का मतलब क्या है, वैसे तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बना हुआ है, मांग में आप परिवर्तन कैसे निकालेंगे वो ऐसे हैं, और ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे वो ये है, ठीक है। लेकिन मैं इनका मतलब बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर Q है ना, उसका मतलब है, जैसे Q है, उसका मतलब है आपके प्रारंभिक मांग, पहले सबसे पहले डिमांड कितनी थी। फिर है Q1 का मतलब है नई वाली मांग, नई वाली डिमांड, ठीक है। फिर है आपके पास में अच्छा ये हो गया। फिर है आपके पास P1, P लिख देते हैं, P का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक, यहाँ मांग थी, यहाँ प्रारंभिक, P का मतलब क्या हो गया, कीमत, ठीक है। और फिर अपने पास बचा P1 का मतलब है, P1 का मतलब है नई कीमत, ठीक है। चार ही तो है, देखो Q1 इसका मतलब क्या है, नई मांग, Q का मतलब क्या है, प्रारंभिक मांग, इस Q का मतलब भी क्या है, प्रारंभिक मांग, इस P1 का मतलब क्या है, ये रहा नई मांग, नई कीमत, और इस P मतलब प्राइस, इस P का मतलब प्रारंभिक कीमत, इसका भी मतलब प्रारंभिक कीमत। इस फॉर्मूले को थोड़ा और छोटा करें तो अपन ऐसा कर सकते हैं, कैसा, ये आपका Q1 माइनस Q है ना, इसको लिखते हैं इसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ तो थोड़ा मिक्स ना हो, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, डेल्टा Q1 जो है, ये Q1 जो है, Q1 माइनस Q करेंगे अपन तो क्या आएगा, मांग में परिवर्तन, और उसको अपन मांग में परिवर्तन को बोलते हैं डेल्टा Q, अपॉन Q का Q रहेगा, ठीक। फिर ऐसा करेंगे और फिर देखिए फिर क्या होगा, ये P1 माइनस P जो है, इसका मतलब क्या है, कीमत में परिवर्तन, उसको बोलते हैं डेल्टा P, ठीक है। क्या बोलेंगे, डेल्टा P, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला P, यानी कि ये थोड़ा और सोल्व हो गया। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे अपन तो देख सकते हैं आप, ठीक है। ये डेल्टा Q अपॉन जो Q है, ये तो यूं का यूं आ गया, डेल्टा Q अपॉन Q, हाँ ये जो है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, P ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई के इधर, और डेल्टा आ जाएगा नीचे, तो डेल्टा P। लेकिन आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा एक साइड कर दीजिए, PQ एक साइड कर दीजिए, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P का P और Q का Q, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा Q और डेल्टा P का मतलब क्या हुआ, वो जैसे ये लिखे हैं वैसे वो भी लिख देता हूँ मैं इनके साथ में। डेल्टा Q का मतलब क्या है, मांग में परिवर्तन, ठीक है, और डेल्टा P का मतलब क्या हो गया, कीमत में परिवर्तन। तो आप एक बार इसको लिख दीजिए, फिर अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अगर अभी कुछ कंफ्यूजन है या कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल से आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर दीजिए, इस लेक्चर को पॉज करके आप फटाफट नोट कर दीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको उन टेलीग्राम और इंस्टा की जो आईडी है इस लेक्चर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको मिल जाएगी,
ठीक है, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, इससे ही आपका ही फ़ायदा है आगे जाकर, क्योंकि ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो अपनी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं और मतलब मेरा फोकस जो है इस ऑनलाइन क्लासेस पे और हो जाएगा। क्योंकि आप दो देखिए बेटा, कुछ इनकम इससे अभी हो नहीं रही है, सीधी सी बात है ना। एक सेकेंड, हाँ, तो कुछ इनकम हो नहीं रही है। अब ये सब चलाने के लिए इस रूम का रेंट, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना, जो ये कंप्यूटर चलता है यहाँ पर, जो मैंने इक्विपमेंट पे खर्चा किया है, जो मेरा समय है, तो उस पर इनकम तो कुछ अभी खास नहीं है। लेकिन वो कब होगी, जब उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी कुछ थोड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू ऐसे ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक पढ़ाऊँ, सीधी जो बात है आपके सामने है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि व्यूज़ आए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे जो है कम से कम अपना ये रेंट वगैरह जो है ये निकल जाए, ठीक है। चलिए और कभी इस मुद्दे पे बात करेंगे, मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि कैसे होगा ये। बस आप अभी से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने RBSC बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब तक ये लेक्चर पहुंच जाने चाहिए इकोनॉमिक्स के। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल है आपके सामने, इससे आपको अभी जो भी मैंने बताया ना वो सब वापस बता रहा हूँ और सब समझ में आएगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, अनार की कीमत है 250 रुपये, ठीक है। कितनी है, अनार की कीमत है 250 रुपये, और अनार की कीमत जब 250 रुपये है तो इसकी मांग जो है, डिमांड जो है, कीमत कम ले लेते हैं, थोड़ी कीमत ले लेते हैं अपन, फॉर एग्जांपल 100 रुपये, ठीक है। हाँ, अनार की कीमत जो है वो 100 रुपये है, और तो इसकी मांग जो है मार्केट के अंदर वो 250 ग्राम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। जब अनार की कीमत बढ़कर, जब अनार की कीमत बढ़कर या घटकर लिख दें, घटा देते हैं, कीमत घटकर 50 रुपये हो गई, तब मांग बढ़कर 750 ग्राम हो गई। ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। और आपको यहाँ क्या निकालना है, प्रतिशत विधि द्वारा आपको यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, यानी कि मांग की कीमत लोच निकालनी है। मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर जो है आपको मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी है। अब देखिए, अनार की पहले कीमत कितनी थी, 100 रुपये, ठीक है। अब पहले प्रतिशत विधि है ना, तो अपन इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ आप कैसे डेटा लेंगे। फॉर्मूला इसका मैंने क्या बताया, या तो आप लिख सकते हैं Q1/Q, ठीक है, इक्वल टू P1 माइनस P/P, एक तो ये फॉर्मूला है। या फिर आप इसकी जगह जो इसको सॉल्व करके और भी लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, Q1 माइनस Q करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा Q/Q अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा P, ठीक है, और अपॉन P, ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, और यहाँ हो जाएगा आपका P/Q। ये इसका फॉर्मूला, वैसे सॉल्व करने के बाद लास्ट में ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इससे सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, चीज़ वही है। देखिए, सबसे पहले अपन इन चीज़ों को लिख देते हैं, इनका मतलब क्या है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो, सबसे पहले अपन को चाहिए अनार की कीमत कितनी है, 100 रुपये। तो ये क्या हो गई, P। क्यों, P का मतलब क्या था, प्रारंभिक कीमत। तो प्रारंभिक कीमत कितनी है, 100 रुपये, ठीक है।
फिर उसकी उस टाइम मांग कितनी थी, उस टाइम इसकी मांग थी 250 ग्राम, तो Q प्रारंभिक मांग कितनी हो गई 250। जब कीमत प्रारंभिक कीमत 100 रुपये थी तो प्रारंभिक इसकी मांग थी 250 ग्राम, ठीक है। जब आगे क्या हुआ, जब अनार की कीमत घटकर 50 रुपये हो गई, ठीक है, तो नई कीमत कितनी हुई P1। P1 का मतलब नई कीमत, मैंने अभी लिखाया था, तो नई कीमत कितनी हो गई इसकी 50 रुपये। तो इसकी नई मांग कितनी हो गई, तो इसकी नई मांग बढ़कर कितनी होगी 750, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर डेल्टा निकाल सकते हैं, डेल्टा Q भी निकाल सकते हैं और डेल्टा Q निकालते हैं। अब डेल्टा Q का मतलब क्या होगा, डेल्टा Q का मतलब ये रहा, ये डेल्टा Q का फॉर्मूला है, Q1 माइनस Q। कैसे आएगा डेल्टा Q, देखिए आपका डेल्टा Q का मतलब होता है आपका मांग में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन आप देख सकते हैं, पहले अभी 750 हो गई, पहले कितनी थी 250, तो वही तो कह रहा हूँ। तो मांग में परिवर्तन कितना हुआ 750 माइनस 250 यानी कि 500, यानी कि Q1 कितना है 750, Q कितना है 250, तो आपका डेल्टा Q कितना आ गया, डेल्टा Q आ गया 500। तो आप सीधा यहाँ पर डेल्टा Q लिख सकते हैं, ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, ऐसे कैसे आप डेल्टा P निकाल सकते हैं, डेल्टा P कैसे निकलेगा, डेल्टा P भी वही निकलेगा P1 माइनस P, यही है इसका मतलब होता है डेल्टा P, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए P1 जो है यानी कि आपकी नई वाली मांग जो है, कीमत जो है वो कितनी है 50 और पहले कितनी थी 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 50 अभी है और पहले थी 100, यानी कि चेंज कितना हो गया 50। ये आ गया आपका डेल्टा P। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया आपका डेल्टा Q, ये आ गया आपका डेल्टा P। तो अब आप चाहे तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अब लगा सकते हैं, जैसे मैं लगाता हूँ, देखिए आप इधर। तो यहाँ पर डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q है 500, डेल्टा P कितना है, डेल्टा P ये रहा 50 मल्टीप्लाई बाय P कितना है, प्राइस कितनी है, ये देखिए P ओनली P, P1 नहीं ओनली P है 100, और Q कितना है ये देखिए ओनली Q 250। इसको सॉल्व करेंगे 50 एक बार, ये कितनी बार 2 बार, 250 ये एक बार और ये कितनी बार 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर 2 बच गया, इधर भी 2 बच गया, इधर 1 बच गया, तो 2/2 कितना हो गया 4 आंसर, ठीक है। तो ये आप इस ऐसे निकाल सकते हैं। आप चाहते नहीं इस फॉर्मूले से निकालूं, मैं डेल्टा नहीं निकालूं, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए सबसे पहले Q1 ले लो, Q1 ये रहा 750, ठीक है। फिर Q ले लो, Q कितना है 250, ठीक है। फिर बट्टा Q कितना है वापस वही 250, ठीक है। फिर ले लो आप अपना P1 देखिए कितना है 50, फिर P ले लो कितना है 100, ठीक है। फिर ले लो नीचे P कितना है 100, ठीक है। अब देखिए आप अब इसको सॉल्व कीजिए तो चीज़ वही होगी आपके सामने, देखना 750 माइनस 250 कितना हो गया 500 डिवाइड बाय 250, ठीक, ये हो गया ओके। और नीचे ये क्या हो गया 50 माइनस 100 यानी कि 50 ही आएगा, और इधर 100, चेंज प्रतिशत में तो 50 ही आएगा, ये चेंज रहेगा, ठीक है ओके। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये 500 बट्टा 250, ये तो इधर ही रहने दो, ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 50। अब इसको काटो, देखो ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। तो चीज़ वही है ना। अब जैसे मैं भी यहाँ 500 लेके आया ना, ये देखो डेल्टा, तो यहाँ देखो ये डेल्टा ये रहा 500, यहाँ पर डेल्टा अपना कितना आया 50, ये देखो यहाँ पर डेल्टा आया था अपना 50, है ना, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। ये देखिए ये रहा डेल्टा P50 डेल्टा Q50, ये डेल्टा P50 Q50 और डेल्टा P 500 और डेल्टा P50, ठीक है। कहने का मतलब आप डायरेक्ट ये रखेंगे, क्योंकि अपन ये तो करेंगे ही करेंगे सोल्व, Q1 माइनस Q तो करेंगे और उसका मतलब क्या होता है डेल्टा Q, P1 माइनस P तो करेंगे उसका मतलब क्या होता है डेल्टा P। तो आप ऐसा करेंगे तो भी होगा, और ऐसा पूरा फॉर्मूला लिख के करेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये प्रतिशत विधि थी, प्रतिशत विधि से जो है ऐसे निकालते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए पूरा, और आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखा है, उसको आप अच्छे से और ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं एक एग्जाम्पल और करवा दूं, और आपको लगता है नहीं ये समझ में आ गया है तो हम फिर नेक्स्ट जो 2 मेथड बचे हुए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, और लास्ट में जब चैप्टर एंड होगा तब ऐसे कुछ एग्जाम्पल और कर लेंगे,
ठीक है, तो ये तो हो गई कमेंट की बात। बाकी लाइक तो आपको करना ही है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है और नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार भी करना है। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है वो भी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।